हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई नो दैट कि आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सबका एग्ज़ाम सेंटर आ चुका है और आप लोगों की रिवीजन पूरी हो चुकी है। आप लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, सारी मेहनत कर ली है। नया पढ़ने का दिन नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ सही करने का दिन है। जैसे कि फास्ट टिप्स और ट्रिक्स में आखिरी बार क्विक रिवीजन करने का दिन है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है जिसको आप लोग सभी फेस करने वाले हो। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। एक नज़र इसको ज़रूर देखें ताकि आपके अपने 60 में 60 मार्क्स पक्के हो जाएं। इसमें मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरिटी इसमें बढ़ जाएगी कि एक्चुअल में जो पिछले बार 2023 का जो एमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका करेक्ट पैटर्न क्या था। मुझे पता है कि आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है सारी प्रिपरेशन, लेकिन एक लुक तो बनता है ना? क्विक रिवीजन तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2023 का टीजीटी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोग इसको क्लियरली देख पा रहे हो तो वेल एंड गुड। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ, जो गलती पिछले बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया था, इस गलती को आप लोग ना करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा क्वेश्चन आपको टच करना है। ठीक है, सामान्य जो अंग्रेजी आपने भरा है, जब आपके क्वेश्चन पेपर में मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि जो सामान्य अंग्रेजी है और सामान्य हिंदी है, बच्चों ने उसको करने के बजाय दूसरा वाला कर दिया है, दूसरे का क्षेत्रीय भाषा को कर दिया है। ये गलती आप लोग ना करें, इसलिए इस चीज़ को आप लोग केयरफुली पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसी बच्चे का है, 2023 का है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस से आता है। ठीक है, सवाल आपका कह रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्योंकि ये बुकलेट है। सवाल आपका है कि निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि एक साथ ये 4 ऑप्शन हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला कह रहा है, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होता है। दूसरा कह रहा है, इस अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया है। तीसरा कह रहा है, अधिनियम सभी बालकों को 16 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। और चौथा कह रहा है, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी या सीबीएसई में क्या है ना कि इंग्लिश को वैल्यू दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो, इन चारों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में। ठीक है, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2029 आरटीई के तहत आपका सही आंसर। इस बच्चे ने देखिए ऑप्शन ए को कर दिया है, लेकिन ये गलत है। शायद लगता है कि पहले इसने बी को किया था, लेकिन फिर बाद में इसने बी को कट करके ए को किया है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अधिनियम के अनुसार बालक को सिर्फ इसलिए कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप उसको विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का है। दूसरा कह रहा है, आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। तो आलमगीर नामा मुगल बादशाह कह रहा है। मुगल बादशाह में 4 मुगल बादशाह दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, औरंगजेब। औरंगजेब को ही आलमगीर नामा, उनको आलमगीर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने वो जजिया कर को दोबारा से वापस लगा दिया था, और इन्होंने ये थोड़ा फेमस थे अपने टाइम पीरियड में, इसीलिए इनका पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी स्तर पर
2013-14 की तुलना में 21-22 में विद्यालयों में शकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई है। तो ये किससे रिलेटेड है आपका? ये आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से रिलेटेड है, जो कि कह रहा है कि जो आपका रेशियो रेट जो है ग्रॉस इनरोलमेंट का, उसमें गिरावट देखा गया है, उसमें डिक्लाइन देखा गया है। 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्राथमिक, दूसरा है उच्च प्राथमिक और तीसरा है माध्यमिक। आगे कह रहा है कि आपको बताना है कूट शब्द में इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए और बी दोनों, केवल बी और सी दोनों, केवल ए और केवल बी, क्या क्या है इसका सही आंसर? तो आप लोग ज़रा इसको फिर से देखिए तो। गिरावट किस लिए देखा गया था और किसके किसके नामांकन रेट में गिरावट देखा गया था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक, केवल ए, यानी कि प्राथमिक प्राथमिक जो क्लासेस होते हैं उसमें गिरावट देखा गया था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अस्थायी प्रशासक का उदाहरण है? अस्थायी प्रशासक कह रहा है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है लोक सेवक। तो बच्चों इसमें इसका आंसर हो जाएगा लोक सेवक। ठीक है, और सिविल सर्वेंट जो होता है वही क्या होता है? एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह उसके त्वचा के भीतर क्या छोड़ देती है, क्या डाल देती है? क्योंकि जब आपने तो महसूस किया होगा जब कोई चींटी काटती है तो बहुत तेज जलन सा होने लगता है ना। तो अब बताइए कि उसमें वो क्या छोड़ देती है ऐसा जिससे कि इतना जलन होता है? आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मिक एसिड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा है जिंक कार्बोनेट और चौथा है कैलामाइल सॉल्यूशन, कैलामाइल घोल। तो ज़रा बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का भारत से बाहर पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा? अभी हुआ नहीं है, आईआईटी कैंपस होगा तो कहाँ पर होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पर होगा? आपके ऑप्शन है नाइजीरिया, ऑप्शन सेकंड है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन थर्ड है तंजानिया और चौथा है घाना। तो इसमें इसका आंसर सही है 3 नंबर, तंजानिया में होगा आईआईटी का पहला कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऐतिहासिक महत्व के स्थान और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनका पेयर में दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। सबसे पहला है रिवोनिया के साथ दक्षिण अफ्रीका है, दूसरा है वर्सराय जर्मनी, तीसरा है सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड और चौथा है न्यूरेमबर्ग फ्रांस। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवोनिया उसके साथ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को प्रदान किया गया है? आप लोग पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये सब याद रखिएगा। जैसे कि इस साल 2025 में 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है और 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, खास करके 2025 का करंट अफेयर्स एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन है पहला है गौतम अडानी, दूसरा है मुकेश अंबानी, तीसरा है कुमार मंगलम बिरला और चौथा है आधार पूनावाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है? सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है कौन सी महिला ने? ऑप्शन 1 है भारत, दूसरा है स्पेन, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है चीन जनवादी गणराज्य। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
भारत ने ही ये जीत लिया है ये खिताब। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लघु हिमालय और शिवालय के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी क्या कहलाती है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली आपके आंसर्स हैं पीर पंजाल श्रृंखला, दूसरा है पूर्वांचल, तीसरा है दुन और चौथा है कुलू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो घाटी दुन कहलाती है, दुन यानी इट मीन्स कि ड्यून्स कहलाती है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जनरल अवेयरनेस के। अब आ गए हैं 10 क्वेश्चंस रीजनिंग एबिलिटी के। इसमें देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 लड़कियां जी के पी ए डी क्यू एस और एम एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठी है, जबकि 4 मेज के चारों भुजाओं के मध्य में बैठी है। जो चारों कोना पर बैठी है उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, जबकि भुजाओं के मध्य में बैठी हुई उनका मुख केंद्र के अंदर की ओर। तो एक सर्कल है, उसमें से कुछ लोगों का सर्कल है, कुछ लोगों का मुंह बाहर साइड है और कुछ लोगों का मुंह किधर है? आपका अंदर साइड है। अब आपसे कह रहा है कि क्यों किसी एक कोने पर बैठी है और वो के दाईं से तीसरे स्थान पर है, ए भी कोने पर बैठी है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर है और एस के ठीक दाएं बैठी है। के और डी एक दूसरे के सम्मुख है, तो बताइए क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा है? तो जब आप इसको सीटिंग अरेंजमेंट में सब कुछ बैठा करके देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसमें कि डी है। इसी तरह से सवाल है 12 नंबर का। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में से दी गई जानकारी सही है, चाहे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न हो, यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन और कथनों में तार्किक रूप से निकलता है या निकलते हैं। निष्कर्ष निकालना है आपका। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है सभी टोपियां मेजे हैं, सभी फ्रॉक मुखौटे हैं, सभी मुखौटे मेजे हैं। तो सभी और कुछ निष्कर्ष में है, कुछ फ्रॉक टोपी है, कुछ मुखौटे टोपी है। तो बताइए कि निष्कर्ष क्या निकलेगा? जब सभी सभी कह रहा है तो कुछ कुछ कैसे सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है इससे। इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1। 4 नहीं होगा, इस बच्चे ने बेचारे ने गलत लगा दिया है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। जब आप डायग्राम बना के देखोगे तो इसका आंसर आपका दोनों में से किसी का कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि जब सारी टोपियां मेज है, सारी टोपियां मेज है और सभी फ्रॉक मुखौटे हैं, फ्रॉक का जिक्र इसके साथ नहीं है, सभी फ्रॉक मुखौटे हैं और सभी मुखौटे मोजे हैं, सब अलग अलग दे दिए। तो फिर कुछ का सेंस कहाँ से बन रहा है? कुछ का सेंस तो तब बनेगा ना जब इस पार्ट में आएगा। चलिए, तो इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अगला सवाल है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन और तर्क मतलब असर्शन और रीजन में चिन्हित करना है। पहला असर्शन कह रहा है कि भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तर्क कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में डीजल की कीमतें बढ़ी है। बताइए, तो इसमें से क्या सही होगा? कि दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ये रेलिवेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है इसके बारे में। इन्होंने कहा कि गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है और इन्होंने कह दिया कि डीजल की कीमतें बढ़ गई। कोई दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। सही तो है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। 13 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तानिया सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में 7 अलग अलग रंगों लाल, हरा, पीला, नीला, बैंगनी, नारंगी और मैजेंडा रंग की टी शर्ट पहनती है। मतलब 7 दिन में 7 कलर का टी शर्ट पहन लेती है। कौन? तानिया। अब वो गुरुवार को हरे रंग की टी शर्ट पहनती है, शुक्रवार को पीले या बैंगनी नहीं पहनती है, तो वो हरे रंग की टी शर्ट के बाद लाल रंग की टी शर्ट पहनती है। वह उन दिनों के बीच केवल बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनती है जिस दिन वो नीली और मैजेंडा रंग की टी शर्ट पहनती है। तो बताइए
कि पीले रंग की टी शर्ट वो कब पहनती है, और पीले रंग की टी शर्ट के बाद नारंगी टी शर्ट वो पहनती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा फंसाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम आराम से करिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो वो नारंगी रंग की टी शर्ट कब पहनती है? संडे को पहनती है। कैलकुलेट करोगे तो कब होगा? संडे को, रविवार को। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों में दी गई संख्याएं एक क्षेत्र में विभिन्न पत्रिकाएं खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। इसको देखिए, सरिता स्क्वायर में है, चंपक आपका सर्कल में है, और ट्रायंगल में है नंदन। तो ये सारी पत्रिकाएं हैं। सवाल कह रहा है उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो चंपक और नंदन दोनों खरीदते हैं, लेकिन सरिता नहीं खरीदते हैं। अभी ध्यान रहे, सरिता नहीं खरीदते हैं। इट मीन्स कि ये स्क्वायर वाले पार्ट में नहीं आना चाहिए वो। तो ये आप 3 देख रहे हो ना, ये 3 यही है, किसमें चंपक और नंदन में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से एस माइनस जी डिवाइड टी माइनस एम इंटू पी प्लस आर, तो एस और पी से किस प्रकार संबंधित है। कैलकुलेट करने पर आएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माँ की माँ यानी नानी माँ। आगे बढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित अनुक्रम के पहले आधे भाग को दूसरा आधा बना दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें स्थान के बाईं ओर 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो ये है, आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, @ इसका आंसर हो जाएगा, @ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पूरा एक्सप्लेन करने का समय ख़त्म हो गया है। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी उसके वीडियो अपलोड्स किए हैं, आप लोग ज़रूर देखें। इसमें अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि हम लोग 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन कर सकें। इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो पहला कथन कह रहा है कि यदि 11वीं की कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 80 है तो कक्षा के कितने छात्रों ने वार्षिक परीक्षा में भौतिक में ठीक 80% अंक लाए या प्राप्त किए हैं। तो ये आपका कथन हो गया। अब इसके 4 ऑप्शन है। कह रहे हैं कि कथन 2 भी है। हाँ, 11वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में भौतिक विज्ञान में 80% से कम अंक मिले हैं। अब जरा दोनों से देखिए कि क्या दोनों एक साथ मिलकर या दोनों अलग अलग इन सारे सवालों का आंसर दे सकते हैं क्या, बस यही आपको बताना है। प्रश्न संख्या उत्तर देने के लिए 1 तथा 2 दोनों की आवश्यकता है। 2 कह रहा है केवल कथन 1 पर्याप्त है, जबकि 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा कह रहा है अकेले कथन 2 पर्याप्त है, जबकि अकेले कथन 1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और चौथा कह रहा है या तो कथन 1 या कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए सफिशियंट है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन 1। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 तथा 2 दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 1 हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। मानते हुए कि दिए गए कथन सत्य है, पता लगाएं कि कौन सा या से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो ये आप देख सकते हो, आपको दिया है। कह रहा है पहला P ग्रेटर देन T है, कॉमा y P लेस देन T है, y ग्रेटर देन W है, एंड P ग्रेटर देन या इक्वल y है। तो आपको बताना है कि 1 और 2 सही है कि नहीं। ठीक है,
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये वाला नहीं होगा वो, ये गलत है। ऑप्शन 4 हो जाएगा कि दोनों सत्य हैं। जब आप इसका कैलकुलेट करोगे बहुत ईजी है ये। मैंने मेरे दूसरे वीडियोज़ में सारे करवाए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 19 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भैरव ने अपने घर में शुरुआत की और 50 मीटर पूरब की ओर यात्रा की, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 150 मीटर की यात्रा की। वहां से वह बाईं ओर मुड़ा और फिर एक मंदिर तक पहुंचने के लिए 100 मीटर की यात्रा की। उसके बाद मंदिर से वह 250 मीटर उत्तर की ओर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चला। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और बिंदु पी पर पहुंचने के लिए 100 मीटर और चला। तो पी से उसके घर की दिशा न्यूनतम दूरी क्या है? तो दिशा और दूरी दोनों बताना है, ठीक है। तो डायग्राम तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट करके। ये इस बच्चे ने बनाया है, सही कैलकुलेशन किया है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम दिशा जाएगा वो और 50 मीटर की दूरी। चलिए अगला है आईसीटी का ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज अब है चेक कर रहा है भाई। भाग 3 में आ गए हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा है जो एक्सटेंशन फाइल नहीं है। पहला है फ्लैक, दूसरा है MP3, तीसरा है PDF और चौथा है वेब। तो ऑडियो बोला है, आपको पता चल रहा है ना कि PDF जो होता है वो रिटन फॉर्म होता है, वो कोई ऑडियो नहीं होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन और प्रेजेंटेशन बनाने की प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड चौथा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए कभी भी आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन, जब भी प्रेजेंटेशन देना हो ना मल्टीमीडिया वाला, तो उसमें आपका पावर पॉइंट ही आता है, ठीक है। पावर पॉइंट में ही आप कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। फायरफॉक्स, दूसरा है एंड्रॉयड, तीसरा है ओपेरा और चौथा है एज। तो जहाँ तक हम लोग को पता है फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी है और एज भी आपका वेब ब्राउज़र में कंसीडर होता है। एंड्रॉयड जो है आपका ऑप्शन सेकंड, ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित मेमोरी यूनिटों को उनकी क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। क्योंकि हमारे पास समय कम है और मुझे नहीं लगता है कि एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना अभी सही रहेगा, इसलिए मैं ना सिर्फ करेक्ट आंसर ही करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आपका कीमती समय जो है बहुत कीमती है। आपके पास मात्र और मात्र आज का ही दिन बचा है, तो आप लोग भी अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और अपने एग्ज़ाम में एकदम 100% अपने लिए एक सीट सिक्योर करिए। मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसको आरोही क्रम में लगाना है, तो हम लोग KMGT होता है ना, KMGT, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। सबसे पहले आता है KB, फिर आता है MB, फिर आता है GB और फिर आता है TB, है ना। अगर हम शॉर्टकट में कहें, किलोबाइट अगर ना कहें, तो हम लोग देखते हैं ना कि बहुत कम KBPS दे रहा है, तो फिर बोलते हैं कि अच्छा MBPS दे रहा है, फिर वो गीगाबाइट होता है और फिर टेराबाइट होता है। ऑप्शन C विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का क्या अर्थ होता है? तो HTTPS का क्या अर्थ होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टोरेज, या फिर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यस, थ्री जो हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा।
आगे पढ़ने की नीड नहीं है। याद रखने का क्या कीवर्ड है, देखिए आप लोग जैसे सब में तो है, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सब में है, सिर्फ लास्ट वाला देखिए कि बदल रहा है। जैसे स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, सिक्योर और स्कीम हो गया। तो सिक्योर वर्ड को आप कीवर्ड समझकर याद रखें, सिक्योर वर्ड को, तो आपका काम बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 26 कह रहा है, अधिकांश एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में एक सेलेक्टेड एंड टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं ना, Ctrl+V करते हैं पेस्ट करने के लिए, और कॉपी करने के लिए Ctrl+C करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 26 का ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। तो ये एक डिवाइस है नेटवर्किंग का, किसका है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, नेटवर्किंग का है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। आपके ऑप्शन से डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट में, ऑनलाइन प्रिंटर में, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस में, या डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर में। तो वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम किस में होता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन प्रिंटर में। प्रिंटर में वायरस आने का सबसे कम चांसेस रहता है, बाकी डाउनलोड वगैरह में तो ये सब में तो फुल्ली चांसेस है वायरस के आने का। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित करते हैं। आपके ऑप्शन है वैन का, पेन का, लेन का और मैन का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब हम स्कूल में जोड़ते हैं, स्कूल में इट मीन्स कि 2-4 रूम के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, लेन का यूज करते हैं। लेन का 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर, 3 LAN है ना, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। अच्छा, पेन का यूज कहाँ करते हैं, जब हम अपने सिर्फ रूम की बात कर रहे हैं, जब अपने रूम में अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तब हम उसको पेन कहते हैं, पेन नेटवर्क कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, ये बहुत, तुम समझिए कि ये तो एकदम मास्टर क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आ ही जाता है। बस बस आपको सही सीक्वेंस याद रखना है कि कौन सा आता है। बच्चे प्रायः यहाँ पर गलती करते हैं, प्रायः उनको लगता है कि हाँ जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, तो ये सारे क्या है, इनपुट का डिवाइस है। नहीं, ये सब नहीं, इसमें से सिर्फ एक ही और एक ही सही है। तो जॉयस्टिक वाला वर्ड आप लोग याद रखिए कि इसमें से जॉयस्टिक कौन सा है, जॉयस्टिक इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर है। इसमें एक जॉयस्टिक भी आता है, जॉयस्टिक के साथ अगर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे सीक्वेंस में तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 का 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में पहला सवाल है, अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल्स एंड द प्रिंसिपल, देन cites example to explain the concept, so which approach she or he is adopting। पहले वो क्या करता है, सिद्धांत देता है, सिद्धांत वो नियम बताता है, फिर एग्जाम्पल देता है। तो जिसमें वो पहले सिद्धांत बताएगा फिर एग्जाम्पल बताएगा, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इंडक्टिव मेथड हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा, आगमनात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का कौन सा है जो एक एडवांटेज नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, सच बुक्स, सच टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट टू inexperienced teachers। 2 है, टेक्स्ट बुक्स कैन बी यूज्ड एज अ सिलेबस। 3rd है, दिस प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल्स। एंड 4th है, दिस मे नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या करता है, दिस मे नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए
उपयुक्त सिद्ध नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कथन को पूरा कीजिए। यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया है तो कुछ भी नहीं डैश है। आपके ऑप्शंस हैं, तो इसमें है आपके ऑप्शंस हैं अवलोकित किया गया, पढ़ाया गया, अध्ययन किया गया या जांचा गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो कुछ भी अवलोकित नहीं किया गया। अगर बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, 33 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा शिक्षण के दौरान में, तो इसका मतलब है कि अवलोकित नहीं किया गया, ऑब्जर्व ही नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सृजनात्मक विद्यार्थी हुआ है जिसके पास आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला कह रहा है समस्या समाधान की योग्यता, दूसरा है मौलिकता और नमनीयतापूर्ण विचार, तीसरा कह रहा है सामान्य बुद्धि उच्च बुद्धि लब्धि, सामान्य से उच्च बुद्धि लब्धि होना चाहिए, और चौथा कह रहा है रटने की योग्यता होनी चाहिए। तो क्या ऐसा विद्यार्थी जो है वो सृजनात्मक होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। सामान्य बुद्धि से जो बालक उच्च बुद्धि लब्धि क्षमता जिसके पास होगा वही सृजनात्मक विद्यार्थी की कैटेगरी में आता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं। देखिए आप लोग इस नहीं वाले शब्द को जरूर ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम के स्ट्रेस में उनको लगता है कि हाँ ठीक है पॉजिटिव आंसर करना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं पूछा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोग नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव पूछा है। तो देखिए संप्रेषणात्मक, सूचनात्मक एंड स्थित्यात्मक और रचनात्मक। तो स्थिति का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता है, कम्युनिकेटिव होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन 3 है सिचुएटिंग नहीं होता है। यही आपका 35 का 3 ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी अधिगम के लिए आंकलन की विशेषता नहीं है। अब देखिए एक होता है अधिगम का आंकलन और एक होता है अधिगम के लिए आंकलन, है ना, लर्निंग ऑफ असेसमेंट, एक होता है लर्निंग फॉर असेसमेंट। तो यहाँ लर्निंग फॉर असेसमेंट पूछ रहा है कि कौन नहीं है। अगेन मैं आपको बता दूं कि नहीं वाले शब्द पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, फीडबैक वगैरह देता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की समर्थाओं और अल्पज्ञताओं को पहचानने में सहायक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह विद्यार्थियों को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है जिससे वे सुधार हेतु विशिष्ट कदम उठा सके। और चौथा कहता है कि यह निर्णायक है, अतः मूल्यांकन का हेतु है। तो कह रहा है कि जो अधिगम के लिए आंकलन की विशेषता नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो इसका फीडबैक वाला टर्म है आपका ऑप्शन 1 निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है नहीं, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा कि यही अधिगम के लिए आंकलन की विशेषता नहीं है। बाकी ये जो है मूल्यांकन करता है, सुधार करता है, अवसर देता है, ये सारे उसकी विशेषता हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ऐसा कथन पहचानिए जो सत्य ना हो। पहला ऑप्शन है प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधनात्मक प्रश्न होते हैं। और तीसरा कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। चौथा कह रहा है मैचिंग, जो जोड़ा बनाने वाला है प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों का एक प्रकार है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिए, इससे आपको भी अपनी क्षमता का पता चलेगा, आपको भी अपनी तैयारी का पता चलेगा कि हाँ आप लोगों की तैयारी कहाँ तक है और आपने कितनी अच्छी तैयारी कर ली है। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, जो सत्य नहीं है। कह रहा है क्या कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं मोर प्रीफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिविटी एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो ये मोर मेजरिंग कैसे हो जाएगा और क्रिएटिविटी कैसे बताएगा जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा के सिखा के बच्चे को, जब तक वो सब्जेक्टिव नहीं करेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं करेगा, तब तक उसकी एबिलिटी को आप कैसे बेस्ट मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो आपका सबसे जो सत्य ना हो ऑप्शन 3, 37 का आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं
38 कह रहा है कि खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? खेल विधि का, तो जरा देखिए आप लोग उसका खेल विधि का कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 38 में 4 ऑप्शन है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, दूसरा है पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत और चौथा है सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि डी नहीं होगा बच्चों। इसने डी लगाया हुआ है, डी नहीं होगा, क्योंकि देखो खेल विधि में ही क्या होता है ना कि उनको रोल दिए जाते हैं, रूल्स फॉलो करने होते हैं, ग्रुप का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होता है। तो आपको क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। 38 का आंसर 1 हो जाएगा। 39 कह रहा निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रशिक्षण की संबंध से संबंध नहीं है? ठीक है, कौन जो है वो यूनिट टेस्ट से एसोसिएटेड नहीं है? आपके ऑप्शन से पहला है परिणाम की अभिभावकों से चर्चा होती है, दूसरा है दक्षताओं की सीमित संख्या होती है, तीसरा है शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है और चौथा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग होता है। तो अब आप लोग बताइए 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, यहाँ पर नोट वाला भूलिएगा नहीं आप लोग। जो नोट बोला है संबंध नहीं है, नहीं वाला बोला है, इट मीन्स कि नेगेटिव आंसर आपको देना है, पॉजिटिव आंसर देना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग। ये जो है आपका संबंध नहीं है। ठीक है, 2 नहीं होगा, जिसने भी लगाया है वो 2 नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? ठीक है, अधिगम को, लर्निंग को सबसे कम कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कम उसको इफेक्टिव करता है? आपके ऑप्शन है पाठ्य सहगामी, ऑप्शन है पहला है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है तत्परता। तो देखिए जो अधिगम को कम से कम प्रभावित कौन करेगा? तो ये अनुकरण है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो सेकंड है यही क्या है? कम प्रभावित करेगा। दूसरे की नकल नहीं करना है। अनुकरण मतलब क्या? इमिटेशन, दूसरे को कॉपी करना, वैसा नहीं करना है। वो आपके अधिगम में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, कम, एकदम सबसे कम इफेक्ट का है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 40 के बाद 41। अब पार्ट 5 इंग्लिश का आता है। इसमें है चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग जंबल वर्ड phrases can be rearranged to form a correct sequence or sentence in each case। यहाँ पे कुछ जंबल दिया हुआ है, आपको रीअरेंज करना है। तो जैसे इसका क्या हो जाएगा? he does not appreciate the value of money, ये हो जाएगा इसका। तो सही सीक्वेंस इसका क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए जरा सा, ये ऑप्शन सेकंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। he does not appreciate the value of money, वो पैसे की उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है। दूसरा इसमें हो जाएगा आपका क्या? इसमें जो 42 का आंसर है वो हो जाएगा, उसमें सेंटेंस क्या बनेगा? आई डोंट नो ही इज वेदर ही इज इनोसेंट। तो इसमें आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4। सेंटेंस यही बनेगा, आई डोंट नो वेदर ही इज इनोसेंट। 43 है, 43 का क्या सेंटेंस बनेगा? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। और सेंटेंस क्या बनेगा? दिस इज द सेफ वेयर शी कीप्स हर ज्वेल्स, है ना, वो अपने गहने जहाँ रखती है वो जगह सेफ है। इसी तरह 44 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा करेक्ट आंसर। राम विल नॉट फॉरगेट दैट ही इज रिपेंटेंट, ये आपका हो जाएगा कि राम विल डू नॉट फॉरगेट ही इज रिपेंटेंट, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन।
44, then 45. Yes. 44 का अगर 45 की हम बात करेंगे तो 45 में क्या बन जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 45 का 3। सेंटेंस क्या बनेगा? दैट ही इज शॉर्ट साइटेड एक्सेप्ट ही इज क्वाइट फिट। 46 नंबर सवाल कह रहा है चूज द ऑप्शंस दैट करेक्टली आंसर द क्वेश्चंस इन ईच केस। 46 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वाज नॉट एडिटेड बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, देन योर आंसर विल बी you have 4 options: Hindustan Times, the Illustrated Weekly of India, the National Herald, and the National Indian Express. Option 4 will be correct answer. Indian Express. Question number 47. The quality of the mercy is not sustained is the opening line of a speech delivered by Dash in The Merchant of Venice. ये इंग्लिश का पेपर है, टीजीटी इंग्लिश में। अब यहाँ से लिटरेचर शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, लिटरेचर का क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे शेक्सपियर का जो ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसकी हीरोइन आपका पोर्सिया है। तो जो पोर्सिया है, क्या यहाँ पे आपको इसका आंसर कह रहा है कि जो स्पीच है उसको किसने डिलीवर किया है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेंड। ठीक है, ये पोर्सिया ने कहा है किसको? जब बेसानियों का वो जो कंडीशन फुलफिल करने की बारी आ जाती है ना, तो वो कुछ उसको कुछ फ्लैश वगैरह काट के देना होता है, तो उस समय ये बोलती है। आपका आंसर 47 का सेकंड हो जाएगा। 48 कह रहा है कि वाई इज लेडी मैकबेथ कॉल्ड द फोर्थ विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। ठीक है, उसको फोर्थ विच क्यों कहा जाता है लेडी मैकबेथ को? क्योंकि क्या होती है, सी वॉज वेरी क्रूअल, और वो डंगन के किंग को मरवा देती है। तो इसका आंसर है, देखिए आपका ऑप्शन है सी इज एक्चुअली रिलेटेड टू दी थ्री बीचेज। क्या वो तीनों से रिलेटेड थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। सी जॉइंस द थ्री बीचेज इन देयर डांस, नो, एंड सी प्रैक्टिसेस विथ रैप्ट इन द प्ले, नो, सी टाउन्स मैकबेथ टू किल किंग डंकन। हाँ, वो उसको टॉन्ट करती थी किंग को मारने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इसीलिए उसको 4 बीच ऑफ द लेडी मैकबेथ बोला है। नेक्स्ट है हु इज हिज नॉवेल क्रिएटेड इन इमेजिनरी टाउन कॉल्ड मालगुड़ी। ठीक है, तो मालगुड़ी की बात आ रही है आर के नारायणा की जो नॉवेल है, इसमें राजू गाइड होता है। इसका आंसर आपके ऑप्शन से रस्किन बॉन्ड, सेकंड है आर के नारायणा, थर्ड है आर के लक्ष्मण, चौथा है मुल्क राजानंद। तो एज वी नो दैट ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। आर के नारायणा की ही स्टोरी है, नॉवेल है मालगुड़ी डेज। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हु वर द प्रिंसिपल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कॉल्ड द लेक पोइट्स। द लेक पोइट कौन कौन से हैं? रोमांटिक पोइट्स में लेक पोइट किसको किसको कहते हैं? आपका ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन आपका ए देखिए, वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, शदी है। ये सब इन सबको हम लोग लेक पोइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 विच नॉवेल ऑफ हेमिंग्वे डिस्क्राइब हाउ perseverance and dignity can help the battle through the struggle of life। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रगल ऑफ लाइफ बोल रहा है, तो फेयरवेल वाला नहीं होगा, फेयरवेल टू आर्म्स नहीं होगा। स्ट्रगल, ये इनका जो हेमिंग्वे की जो स्टोरी है द ऑड मैन एंड द सी, जिसमें वो मार्लिन फिश को पकड़ने के लिए 87 डेज तक वो स्ट्रगल करता रहता है पानी के अंदर, समुद्र में। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द ओल्ड मैन एंड द सी हो जाएगा। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार, आप लोगों ने तो पढ़ी ही है। सो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है व्हाट मैसेज डज किड्स ऑड एना ग्रेशियन अर्न कन्वे। तो जो जॉन किड्स की जो वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग पोम है ऑड एंड ग्रेशियन अर्न, इसमें कौन सा क्या कन्वे किया जा रहा है? तो उस अर्न में, उस पोट में, उस फ्लावर पोट में जो पोर्ट्रेट बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है, वो सब एक नई नई कहानी कन्वे कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका आंसर हो जाएगा अ वर्क ऑफ आर्ट इमोर्टैलिटीज यूथ एंड ब्यूटी। उसमें ये कहा गया है ना कि इसमें जो लेडीज़ है, जो
लेडी का पिक्चर उस अर्न में बना हुआ है, इसकी यूथ हमेशा बरकरार रहेगी, इसकी ब्यूटी हमेशा बरकरार रहेगी क्योंकि वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। अरे चित्र में भी कोई बूढ़ा होता है क्या? तो इसीलिए कहा गया है कि उसकी जो इमॉर्टैलिटी है, अमरत्व है, वो हमेशा बचा हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि विच मैक्सिकन राइटर रोट द लैबिरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, नो मोर क्लिसेस एंड द ब्रीज ईटीसी एंड वन द नोबेल प्राइज। किस लिटरेचर के कौन से महारथी ने इतने सारे अच्छे अच्छे नॉवल लिख दिए और इनके चलते उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला है? तो आपके ऑप्शन है एना क्लेवेल, सेकंड है ऑक्टावियो पेज, थर्ड है जाउंट राल्फो एंड फोर्थ है सर्जियो पेटल्स। तो आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 2 ऑक्टावियो पेज। 53 के बाद हम बात करेंगे 54 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन चार में से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी है जो नहीं लिखी है? द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, द मेंडिंग वॉल, नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड द रोड नॉट टेकन। तो जो आपका ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट आंसर है। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन ये नहीं लिखा है, बाकी सब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कहाँ ये हैं, नॉवेल्स हैं, पोयम है, सॉरी पोयम है। मेंडिंग बॉल है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड द रोड नॉट टेकन, ये तो बहुत ही फेमस है, द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 54। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन मोस्टली फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए, सिर्फ चिल्ड्रन के लिए कौन सा इसमें लिखा गया और कौन ऐसा राइटर है जो बच्चों के लिए लिखते हैं? आपके ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन 2 है आर के नारायणा, ऑप्शन 3 है रस्किन बॉन्ड एंड ऑप्शन 4 है अनीता देसाई जिसने क्राई द पीकॉक लिखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड जो कि इंडियन राइटर हैं और ये बच्चों के लिए लिखते हैं, बहुत ही प्यारी पोएम्स और स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं बच्चों के लिए, मोस्टली फॉर दी चिल्ड्रन के लिए उन्होंने लिखा है। अब हम बात करेंगे बर्नार्ड शॉ जी की। एंड शॉज प्ले आर्म्स एंड द मैन डैश क्या दिखाता है उसमें? ये जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन में क्या दिखाता है? शोज द ओनली द बोल्ड एंड द ब्रेव विन अ वॉर और द सेलिब्रेट्स द ग्लोरी ऑफ वॉर एंड द denounces war, and 4 options will be describes war as a something romantic, so your answer will be denounce war। जब वॉर की समाप्ति होती है दैट इज कॉल्ड डिनाउंस। इसमें उन्होंने क्या दिखाया? वॉर का खात्मा दिखाया कि कैसे युद्ध अब शांत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विच पोएम ऑफ किड्स बिगिन विद द लाइन अ ब्यूटी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, है ना? सो कौन सी किड्स की पोएम है जिसमें ये लाइनों से शुरू हुआ है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? आई थिंक कि क्वेश्चन देखकर आप लोग खुश हो गए होंगे क्योंकि आंसर आपके सामने है, आपको पता है। इसका आंसर ना तो लामिया है, ना हाइपेरियन है और ना ही द पोर्ट ऑफ बेसिल है। इसका आंसर है ऑप्शन 3 इंडिमियन। ठीक है। नाउ 58 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच पोएम ऑफ रॉबर्ट्स ब्राउनिंग डिस्क्राइब्स द फ्यूटाइल लव ऑफ फेमस इटालियन पेंटर फॉर हिज वाइफ लुक्रेंजिया के लिए कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा? विच पोएम? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का कौन सा पोएम है जो आपका लॉरेंजिया की बात करता है, पेंटर की वाइफ लॉरेंजिया की बात करता है, लुक्रेंजिया की बात करता है? एंड योर ऑप्शंस आर Porphyria's lover, The Last Ride Together, Andreas del Sarto, and the Rabi Ben Ezra. Then your correct answer will be Andrea del Sarto. Option 3 will be your correct answer. Now, question number 59. Who wrote Things Fall Apart, his first novel? So, your options are Kofi Annarul, Chinua Achebe, Hol Solankia, Alex La Guillaume. Then your correct answer will be Chinua Achebe. Option 2 will be your correct answer. Question number 60 that often considered the national poet of Chile dash won Nobel Prize in Literature. ठीक है, तो कौन सा है जो चिले के हैं? Then and won Nobel Prize in Literature in 1971. First option is George Luis Borges, Pablo Neruda, Isabel Allende, and Gabriel Garcia Marquez. So your correct answer will be option second, Pablo Neruda.
इन्हीं को 1971 में नोबेल प्राइज मिला है और ये चिली से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 61, इन ओथेलो डेस्टिमोना फॉल्स इन लव विथ ओथेलो, सो ओथेलो इज अ मूर, क्या थे वो, एक जनरल मूर थे वो, सो योर आंसर विल बी जनरल, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ओके। Now the question number 62, in the play The Tempest, Ariel was imprisoned in a and by dash by the witch Syrinx। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत सा शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट, वो जो फुल ऑफ द मैजिशियन भरा हुआ है, तो उसमें जो स्पिरिट थी, स्पिरिट गुड स्पिरिट जो थी एरियल, उसको कहाँ पर बांध के रखा हुआ था, तो एक आइलैंड में बांध के रखा था, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, किस आइलैंड में, एक ट्री में, कहाँ पर, आइलैंड के एक ट्री में उसको साइकोरेक्स नामक विच ने बांध के रखा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट विच पोएम रिटन बाय कॉलरिज इज कॉल्ड अ ड्रीम पोएम। कॉलरिज की कौन सी पोएम है जिसको ड्रीम पोएम, एज अ ड्रीम पोएम हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, कुबला खान, कुबला खान, ठीक है, कुबला खान, ऑप्शन 3 will be your correct answer of the question number 63। Question number 64 is saying that in how many plays of Shakespeare does Falstaff appear। अब शेक्सपियर के कितने सारे प्ले में फॉलस्टॉप को अपीयर किया गया। फॉलस्टॉप कौन होता है, एक उसका सैनिक होता है, तो उनको कितने सारे में शामिल किया गया, तो 4 उनके ऐसे प्लेज हैं, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर, कि 4 उनके ऐसे प्ले हैं जिसमें फॉलस्टॉप के बारे में कंटिन्यू आप देखेंगे कि एक ही कैरेक्टर उनके अलग अलग प्लेज में चलते रहते हैं, उन्होंने 4 प्लेज में फॉलस्टॉप को शामिल किया है और वो एक वॉरियर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एन एलिगी रिटन ऑन द डेथ ऑफ किड्स बाय सैली इज नेम्ड। ठीक है, सैली के द्वारा किड्स की डेथ पर एक एलिगी लिखा गया था जिसको दुख वाला गीत बोलते हैं, तो कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन कह रहा है कि क्या ऑन अ डेड वॉयलेट और ओजीमेंडियस और एडोनिसस और एलास्टर, कौन सा है वो, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा एडोनिसस। अब इसको जरा देखिए, 66 टू 70 नंबर के लिए पैसेज दिया गया है, वीडियो को पॉज करिए, इसको आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ने के बाद आपको यहाँ आंसर करना है। 66 का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन टू द टूरिस्ट फाइंड इन इंडिया, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैं एलेबोरेट नहीं करूँगी, आप लोग प्लीज़ इसको आराम से पढ़ के आंसर करिएगा। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, बोथ 2 एंड 4, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 67 कह रहा है कि वेयर डू द टूरिस्ट हु कम टू डिस्कवर अ स्पिरिचुअल इंडिया फाइंड इट, देन इसमें अगेन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। 68 कह रहा है इल क्लैड हॉर्डेट्स, देन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए हॉर्ड्स। Question number 69 saying that they buy our handicrafts as they are incredible exotica, your option will be correct, correct option will be option 3rd। Now 70 number question, India has become modern as, so your answer will be option 4th, both 2 and 3। अगेन वी हैव अ पैसेज, इसमें भी 71 टू 75 आपको करना है, आराम से इसको पॉज करिए, रीड करिए, देन यू हैव टू ट्राई टू आंसर योर सेल्फ। 71 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, यहाँ पर आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3rd, बी इज राइट, ए इज रॉन्ग।
72 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेगुलर इंडियन चेस प्लेयर्स आर मोर इन नंबर दैन नंबर ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम एनी अदर कंट्री। आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक से पढ़िएगा, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। 73 कह रहा है यूएसए ओपन इज नॉट एन एक्यूरेट नेम फॉर दिस टूर्नामेंट, व्हाई? देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। वो आपका दिया हुआ है पैसेज में, पढ़िएगा आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 4 है। 74 कह रहा है हेडेड इन द सेम डायरेक्शन द वर्ड हेडेड हेयर मीन्स। तो हेडेड का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है? तो यहाँ पर बताया गया है मूव्स टुवर्ड्स। ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। 75 questions, why are chess opens really open? Then your answer will be option 1. Anyone can join the tournament. Option 1 will be your correct answer. Now again you have a passage. फिर से एक पैसेज आ गया है। तो आप लोग देख सकते हो टीजीटी में कितने सारे पैसेज हैं। इंग्लिश के 3-3 पैसेज हैं। फिर से केयरफुली पढ़ना है, पॉज करना है, आराम से पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है। पीपल इंसेंटली कंप्लेन, पागलों की तरह कंप्लेन करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे रिपीटेडली, बार बार कंप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीटेडली। 76 का आंसर ऑप्शन 4। 76 देन 77 द राइटर डज नॉट फील averse to hospitals as, then your answer is she feels safe there. Option second will be your correct answer. Question number 78. When one is about to get cured, one feels that. Then option 4 will be correct answer. पैसेज को पढ़िएगा, आपको खुद आंसर मिलेगा। मैं अभी पैसेज नहीं पढ़ रही हूँ। स्कैर्सिटी ऑफ योर टाइम, में टाइम बचाना है। मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। 79 कह रहा वाई डिड द नरेटर गो वायरल? नरेटर वायरल क्यों हो गया? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, शी सफर्ड फ्रॉम अ वायरल फीवर। ऑप्शन 4 हो जाएगा। बच्चे ने लगा लगा के कट किया है, ठीक है, उसके मन में आ रहा था कि हाँ ये आंसर है, फिर उसने कट किया। अभी पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही करके आया है। व्हाट हैड शी डन जस्ट बिफोर फॉलिंग इल? देन योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 80, योर आंसर विल बी ऑप्शन 3, बॉट हेल्थ इंश्योरेंस। Question number 81. Question number 84. A letter of complaint to the editor of a newspaper shall begin with. तो जब आप न्यूज़पेपर पे कोई कंप्लेन लेटर लिखते हैं तो वो कैसे शुरू होता है? वो शुरू होता है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू से एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे वाले वर्ड कहाँ पर हैं? ऑप्शन 3 में हैं, आप देखिए। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to, or I want to say that, I want to write that, कुछ भी इसके बाद ऐड होता है। तो 81 का ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। 82 का सवाल कह रहा है कि क्लोजिंग अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर फ्रॉम अ सिटीजन विल बी। जब आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कोई लेटर लिखते हैं तो उसको कहाँ कैसे करके एंड करते हैं? एंड वाला जो पॉइंट होता है, जो वर्ड्स होता है, वो क्या होता है? क्या वो योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली और योर फेथफुली होता है? तो इसमें से कौन होता है? आपका आंसर हो जाएगा, इसमें होता है योर फेथफुली। स्कूल के टर्म में हम लोग स्टूडेंट के एज अ स्टूडेंट हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? लिखते हैं योर ओबीडियंटली। लेकिन एज अ सिटीजन हम लोग क्या लिखते हैं?
योर फेथफुली। तो इसमें 82 का 4 ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, a teacher in her letter to the principal of her school shall address her as। इसमें कह रहा है कि जब एक टीचर है, a teacher in her letter to the principal, वो जब प्रिंसिपल सर को कोई टीचर लेटर लिख रही हैं, एप्लीकेशन लिख रही हैं, तो अपने आप को एज अ क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? रिस्पेक्टेड मैडम, डियर मैडम, माय डियर मैडम, नहीं, वो सिंपल बोलेगी मैडम। क्या बोलेगी? ऑप्शन 4। 83 का ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। 84, रिपोर्ट ऑन एन इवेंट शैल नॉट इंक्लूड। रिपोर्ट में क्या नहीं होता है? जरा देखिएगा आपके ऑप्शन से। नेम ऑफ द राइटर, टॉपिक का नेम होता है, यस। पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, हाँ वो होता है। लिस्ट ऑफ द बुक्स कंसल्ट, ये होता है। तो क्या नहीं होता है आपसे पूछा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें लिस्ट नहीं शामिल कर देते हैं किताब की, ठीक है ना, उसकी वो लिस्ट नहीं कंक्लूड करते हैं, बाकी सब कुछ लिखते हैं। पर्पस लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, उसका नाम भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ऑर्डर शैल द फॉलोइंग बी रिटन इन अ नोटिस। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है जब हम एक नोटिस लिखते हैं? देखिए, पहले टॉपिक होता है, कंटेंट होता है, क्या क्या होता है, इशूइंग होता है, अथॉरिटी होता है, स्कूल का नाम होता है। तो स्कूल का नाम लास्ट में नहीं होता है, सबसे पहले क्या होता है? स्कूल का नेम ही तो होता है। सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है। उसके बाद स्कूल के नाम के ठीक नीचे कैपिटल लेटर में टॉपिक, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद क्या इशू है, इशूइंग अथॉरिटी। देन ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। 86 कह रहा है टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। ठीक है, कैसे बनाना है? अ टीचर मेड यूज टू गेस्चर टू टेल द स्टोरी टू द क्लास, then she tasked the students to draw picture based on the story, what was her purpose। देखिए, टीचर ने स्टोरी सुना दी और बोला कि उस तरह से ड्राइंग करके बता। तो टीचर का क्या पर्पस है इसमें? तो यहाँ टीचर का क्या पर्पस है? क्या आपके ऑप्शंस हैं? टू इनकरेज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, टू टेस्ट द ड्राइंग एंड कलरिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, टू ऑब्टेन डिसिप्लिन इन द क्लास, और टू एक्सेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ हर स्टोरी। यस, सो 4th विल बी योर करेक्ट आंसर, कि वो बच्चे के कॉम्प्रिहेंशन को ही तो एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। 87 कह रहा है कि मिस लता is a teacher of English language. She gives a task of the dialogue and completion to her class. The purpose of this task, उन्होंने जो एक डायलॉग कंप्लीशन दिया है तो उसका क्या पर्पस है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, फाइंड आउट करिए आप लोग। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 87 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे फिर सिमिलर क्वेश्चन है। मिस कमला ब्रॉट पिक्चर ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट टू द क्लास एंड हंग देम अक्रॉस द वॉल्स। बहुत सारे पिक्चर बनवा के दीवार स्कूल के वॉल में टंगवा दिए हैं क्लासरूम में। द स्टूडेंट्स वर टास्क टू सी देम एंड टोल्ड देयर नेम्स इन इंग्लिश एंड देन शी इंट्रोड्यूस अल्फ़ाबेट टू द क्लास, सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड। ठीक है, पहले तो ड्राइंग बनवाती हैं चीज़ों का, फिर उसको क्लासरूम में टंगवा देती हैं, फिर अब कहती हैं, उनसे वो सवाल करती है, तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं? इस अप्रोच को कहते हैं बच्चों टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहते हैं? टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन ए। 89 नंबर सवाल कह रहा है कि द इंग्लिश टीचर इज क्लास 8 आस्क हर स्टूडेंट टू चूज द बेस्ट पोएम इन देयर टेक्स्ट बुक एंड देन रीड द पोएम अलाउड एंड देन एक्सप्लेन्स द पोएम हर मेजर एम इज। कहती है कि एक बढ़िया सा टॉपिक, बढ़िया सा पोएम चूज करो अपने बुक का, फिर उसको कस के पढ़ो, लाउडली पढ़ो, तो फिर उसको एक्सप्लेन करो। तो बताइए वो कौन सा मेजर एम है जो वो पूरा करवाना चाह रही है बच्चे से? टू मेक देम अप्रिशिएट एंड एंजॉय पोएट्री, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। यस, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? जरा पढ़िए, आप लोग भी कोशिश करिए देने का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। वो भाषा के
स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रही है, ना कि वो एप्रिशिएट और एंजॉय करने के लिए। नहीं, ये नहीं हो जाएगा, आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, इन अ Delhi school, students from all over India are admitted. So the school is a multilingual school. This factor can be used as a resource so that then your options are teacher can also becoming or become multilingual. Second, every child feels comfortable and secure. Option third, every child participates in the teaching learning process. And the D, learn to mix with each other. Yes. So option D will be correct answer. Option D. ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं लर्न को, क्योंकि मल्टीलिंगुअल सीखना है ना, तो सारे लैंग्वेज को वो मिक्स करके सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 अगेन वी हैव अ पैसेज को पढ़ के आपको करना है आंसर। सबसे पहला सवाल है, व्हाई डिड कमला ज्वाइन दिस स्कूल इन क्लास 9? कमला क्लास 9 में ही क्यों ज्वाइन लेती हैं? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन थर्ड इसका, हिज प्रीवियस स्कूल वॉज ओनली टिल क्लास 8, क्योंकि वो क्लास 8 तक ही था, इसीलिए वो आकर के 9 में ज्वाइन लेता है। व्हाई डिड ही टेक द लास्ट बेंच इन द क्लासरूम? उसने क्लासरूम का सबसे लास्ट बेंच क्यों ही चूज किया? इसके लिए आपको 2 और 4 पढ़ना होगा। सो ही वॉज न्यू टू द क्लास, जब आप किसी स्कूल में पहली बार जाते हैं तो आपको ऐसे नहीं कि पूरा एकदम दादा भाई बन के सामने बैठ जाना होता है। तब आप क्या चाहते हो कि किसी कॉर्नर में बैठ जाऊं, 2-4 अच्छे दोस्त पहले बन जाएं, किन्हीं से थोड़ी मुलाकात हो जाए अच्छी वाली, टीचर से अच्छी खासी बात हो जाए, तब आपको सुकून मिलता है। ठीक है, एंड ही वॉज सी बाई नेचर, तो आपका क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें ये दोनों पॉइंट हैं। कह रहा है कि भाई वो पीछे क्यों बैठ रहा है, क्योंकि अभी अभी न्यू है। दूसरा कह रहा है कि थोड़ी नेचर से शर्मीली भी है। हाउ कैन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव्ड इन द क्लास? हाउ कैन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बी इम्प्रूव्ड? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्लास में? देन योर बेस्ट ऑप्शन और आंसर विल बी ऑप्शन 3, द टीचर शुड अटेम्प्ट अ क्लोजर बॉन्ड विद द स्टूडेंट। जब तक आप क्लोजर बॉन्ड स्टूडेंट के साथ नहीं बनाओगे ना, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि बच्चे आपसे पढ़ेंगे ही नहीं, जब जब तक आप उसके साथ एक बाउंडेशन नहीं बना लोगे। बच्चे ना आपसे पढ़ेंगे और ना ही आपको पढ़ाने देंगे। 9th-10th के बच्चे वैसे भी थोड़े से समझदार होते हैं। वाई डिड कमल स्लिप डाउन इन हिज परफॉर्मेंस? कमल है स्लिप डाउन क्यों करता है अपने परफॉर्मेंस में? ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस आर, ही कुड नॉट सी ब्लैक बोर्ड क्लियरली। स्लिप डाउन मतलब सोना नहीं है, वो पिछड़ क्यों रहा है? ठीक है, ही फाउंड द मेथड ऑफ टीचिंग अनइंटरेस्टिंग एंड ही वॉज न्यू टू द स्कूल एंड ही सेट ऑन द लास्ट बेंच। देखिए, तो क्या कह रहा है, वो क्यों पीछा पीछा हो रहा है? ही फाउंड द मेथड ऑफ टीचिंग अनइंटरेस्ट, क्योंकि उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो पीछे हो जा रहा है। ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। वाई वॉज द मैथ टीचर नॉट वेरी सक्सेसफुल? मैथ टीचर बेचारे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सी हैड नो इंट्रैक्शन विद हर स्टूडेंट, क्योंकि भैया टीचर मैम जो हैं बच्चों के साथ थोड़ा इंट्रैक्शन कम कर पा रही हैं, इसीलिए इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे बच्चे। 96 to 100 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन NEP 20। अच्छा, NEP 20 के बारे में अब आ गया है। एवरी रिकॉग्नाइज स्कूल सेल बी इंस्पेक्टेड वंस, देन ईच कैलेंडर ईयर और ईच फाइनेंशियल ईयर। तो आपका क्या हो जाएगा, एवरी रिकॉग्नाइज स्कूल शैल बी इंस्पेक्टेड। कब इंस्पेक्शन के लिए आता है लोग? फाइनेंशियल ईयर में। कब आते हैं? ऑप्शन थर्ड, फाइनेंशियल ईयर में आते हैं, कैलेंडर ईयर में नहीं आते हैं। 97 है, मैनेजमेंट कमिटी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड एडेड स्कूल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर। सो हाउ मेनी मेंबर? योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकंड 15 members।
क्वेश्चन नंबर 98, involvement of the parents shall not be required in the फाइनेंशियल मेजरमेंट। पैसा कौड़ी का स्कूल का पैसा हिसाब में पेरेंट्स का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। बाकी को करिकुलर एक्टिविटी में पेरेंट्स बच्चे को कर सकते हैं, गेम में भी कर सकते हैं, एकेडमिक में भी HW है, असाइनमेंट में हेल्प तो करते ही हैं पेरेंट्स। लेकिन भैया स्कूल का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंसिपल सर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर शैल बी नोटिफाइड by the 31st December every year based on the enrollment of the student as on. So it will be your answer 31st August, not March. Yes. ठीक है, option B will be correct answer of the question number 99. Then question number 100, inspection report of the school shall not include. Then your option number D will be correct answer. Name of feeder स्कूल्स, ठीक है, फीडर का नाम नहीं होता है। बाकी डेट ऑफ लास्ट 2 इंस्पेक्शन होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल का डेट भी होता है, क्या पढ़ाया जा रहा है ये भी होता है, लेकिन फीडर का नाम नहीं होता है। हम लोगों ने बच्चों 100 क्वेश्चन कर लिया है, 100 क्वेश्चन को डील किया, हमारे पास अभी भी 50 क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है। क्योंकि तब टीयर 1 और टीयर 2 नहीं होता था, तो सब एक साथ ही होते थे। 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है आपका। Question number 110. Identify the tense in the following sentences. Sheeta is going to leave for London tomorrow. So इस sentence का correct answer क्या होगा? Going to. You can see it clearly. Going to कौन सा tense है? ना? Present continuous tense है. So option B will be your correct answer. Option B 2. 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 102 क्वेश्चन नंबर कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, देन लेट द डोर बी क्लोज्ड। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्लीज क्लोज द डोर। क्या होता है ये? रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो रिक्वेस्ट में आप क्या लगाओगे? प्लीज लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा? प्लीज। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बता रहा है, प्लीज क्लोज द डोर। ऑप्शन 3 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कमल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, कमल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसको क्या करना है? हम लोगों को यहाँ देखना था कि करना क्या है। इसमें आपको बोला है कि वॉइस चेंज करना है, ठीक है, वॉइस को चेंज करना है आपको और करेक्ट आंसर बताना है। तो वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कमल। So option 3 will be your correct answer. Option 3. Now Ram can do it now. राम इस काम को अब कर सकता है, तो इसका वॉइस कैसे चेंज करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट कैन बी डन बाय द राम। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 104 का ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 105 कह रहा है द प्यून विल हैव टू रिंग द बेल, ठीक है। सो द बेल विल हैव बीन रंग बाय द प्यून। विल है तो विल हैव है, विल के साथ हैव है, बिन लगाना है, विल हैव बीन। सो 105 का ऑप्शन 3rd विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। 106 कैन यू रन अ 100 मीटर रेस पूछ रहा है ना, ये क्या है इस तरह? ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कह रहा है कैन यू रन अ 100 मीटर रेस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैन अ 100 मीटर रेस बी रन बाय यू। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नाउ 107 number question. Choose the connector with which of the following pair of sentences can be combined. तो क्या चूज करना है आपको? कनेक्टर्स चूज करने हैं। नाउ यू हैव टू चूज कनेक्टर, ठीक है। एंड योर सेंटेंस इज राम वॉज स्लो इन द बिगिनिंग। शुरुआत में राम कैसा था? स्लो था। तो इसमें क्या हो जाएगा?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट, राम वॉज स्लो इन द बिगिनिंग, बी है ही वॉन द रेस। तो दो दे दिया है इस सेंटेंस में, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इफ, सिंस, एज, इट। बताना है करेक्ट क्या है। राम वॉज स्लो इन द बिगिनिंग, शुरुआत में वो स्लो था, लेकिन नाउ ही वॉन द मैच, लेकिन अभी जो है 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर। 108 कह रहा है यू वॉन्ट टू विन द मैच, बी बोल रहा है यू विल हैव टू वर्क हार्ड, कि अगर भाई तुम मैच जीतना चाहते हो तो हार्ड वर्क करना होगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड, सिंस you will have to work hard. Second options will be your correct answer. Question 109. Choose the option in which the underlined clause in each of the following sentences has been correctly identified. देखिए जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है उसका कह रहा है कि करेक्ट क्लॉज ढूंढना है। ही रिप्लाइड दैट ही वर्कड व्हेनेवर ही लाइक्ड, तो ये क्या है, ही रिप्लाइड दैट ही वर्कड व्हेनेवर, व्हेनेवर कैसा वर्ड है, एक एडवर्ब है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 110. It has been that virtue is its own reward. It has been seen that virtue is its own reward. So इस पूरे पर्टिकुलर अंडरलाइन वर्ड का ये क्या है, इट हैज़ बिन शीन। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखिए इट हैज़ बिन सब्जेक्ट भी है, हैज़ बिन हेल्पिंग वर्ब भी है, शीन मेन वर्ब भी है, बचता क्या है, ऑब्जेक्ट बचेगा, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नाउन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, नाउन। क्वेश्चन नंबर 11, कमल हेल्प्ड मी, कमल ने मेरी हेल्प की, एज ही इज अ डियर फ्रेंड, जैसे कि वो एक अच्छा सा प्यारा सा दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ब हो जाएगा। ये पर्टिकुलर अंडरलाइनिंग वर्ड क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। अगला है शीता विल स्टडी वेन एवर सी लाइक्स, वॉट, वेन एवर सी लाइक्स, अगेन वी हैव एडवर्ब। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एडवर्ब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव रीड द लेटर, ठीक है, आई हैव रीड द लेटर दैट यू सेंट मी लास्ट वीक, जो तुमने मुझे लास्ट वीक में भेजा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव रीड द लेटर, मैंने वो लेटर पढ़ा जो तुमने लास्ट वीक में भेजा था। ठीक है, तो वो लेटर, वो पर्टिकुलर लेटर पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, लेटर कौन वाला पढ़ा, वो जो तुमने भेजा था, तो वो लेटर पढ़ा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। 113 का 4 आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, इफ वी एक्सेप्ट हरी, इफ वी एक्सेप्ट हरी ऑल ऑफ अस विल बी ब्लेम्ड। तो ठीक है, कह रहा है अंडरलाइन वर्ड एक्सेप्ट जो है किसकी बात कर रहा है, तो वहाँ पर वर्ब की बात कर रहा है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3, 115 का ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है आइदर बेट इज गुड इनफ, बेट BAT बेट, ठीक है, तो आइदर यहाँ पर क्या है, क्या बता रहा है, आइदर कंजंक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, या एक एडजेक्टिव है। तो आइदर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 116 दैट इज एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्यों है यहाँ पर इसका आंसर, क्योंकि ये जो आइदर वर्ड है ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, बेट की, और बेट यहाँ पर क्या है, नाउन, तो नाउन की जो क्वालिटी बताता है दैट इज एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 118 का आंसर हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि बोथ ऑफ देम, बोथ किसकी बात कर रहा है, बोथ बात कर रहा है आपका देम की, और देम यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। 19 कह रहा चूज द पंक्चुएशन मार्क टू करेक्टली रिप्लेस द स्टार, तो स्टार को रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, इफ यू प्रीकस डू वी नॉट ब्लीड,
इसमें आपका करेक्ट पंक्चुएशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, द विंड बीइंग फेवरेबल, स्टार, द शिप sailed away. So here option 3 will be your correct answer. पार्ट 4 आ गया है, यहाँ से रीजनल लैंग्वेज सबका स्टार्ट हो रहा है। तो रीजनल लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हो, यहाँ से जिसने भी अपना क्षेत्रीय भाषा चुना था उसकी बात कर रहे हैं हम। फिल इन द गिवन ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। जैसे है आई डैश योर लेटर यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। ठीक है, आई रिसीव्ड हो जाएगा। 122 है, ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सिंगुलर है। थर्ड नंबर ऑप्शन हैज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 122 का थर्ड नंबर आंसर ऑप्शन करेक्ट है। 123 कह रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवल थिएटर नॉट वर्थ रीडिंग। थोड़ा सा ब्लर है बट डोंट वरी, पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवल थिएटर नॉट वर्थ रीडिंग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 123 का? आइडेंटिफाई द पार्ट्स एंड दैट हैज एन एरर। कौन सा पार्ट में यहाँ पर आपका गलत है? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये थिएटर नहीं है, ये दैट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, वही इनकरेक्ट है। 124 कह रहा है, चूज द वर्ड नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वन। तो डैमेज का अपोजिट मीनिंग ढूंढना है आपका। डैमेज अगर कर दिए हैं तो उसका क्या होगा? कंपनसेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 कंपनसेशन। डैमेज करोगे तो आपको क्या देना होगा? कंपनसेशन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, कॉपर इज द, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर इज द। क्या यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा या द का यूज होगा? आर्टिकल ए, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर इज ए हो जाएगा सेकंड, ए हो जाएगा, द नहीं होगा। ठीक है, और यूजफुल मेटल, तो 125 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड करेक्टली। हु इज नॉकिंग द डोर। तो अब यहाँ पे वॉइस से चेंज करना है आपको। हु इज नॉकिंग द डोर, इसका क्या हो जाएगा? बाय whom इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। 126 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 127 कर, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। तो ये कौन सा टेंस में है? शुड हैव गॉन, गॉन भी है, इसका मेन वर्ब क्या है? गॉन है। तो गॉन कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, उसको जाना चाहिए, तो जाना चाहिए शुड भी है, तो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। 28 कह रहा है, चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर एक जंबल वर्ड दिया हुआ है, आपको इसका करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, 4 वाला आपका सही हो जाएगा। 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CEADB। क्या बनेगा? सी सी वॉन्डर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। शी वॉन्डर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। मैचिंग करेंगे तो यही बनेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच नियरली मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन इडियम। He bids fair to rival his father as a lawyer. So your answer will be seems likely option A। 129 का correct answer option A। 130, choose the word nearly similar in meaning
टू द गिवन वन कैरेज। कैरेज का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 फोर्टिफाइड। ऑप्शन नंबर 2 फोर्टिफाइड। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 131 में क्या है? एक गाधांश दिया गया है, पढ़कर आंसर करना है। केयरफुली पढ़िए आप लोग, फिर इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है? तो कहानी में गया है, उपदेश पर अमल करना आसान नहीं है। लोग सुन तो लेते हैं लेकिन लोग उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं? धर्म परायणता पर नहीं देते हैं। ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 133। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। दैट इज तलीन। तलीन जो शब्द है वो व्यंजन वर्ण वाला संधि है, तलीन। ऑप्शन नंबर 1। आगे है 135 नंबर सवाल, कह रहा विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म को चुनिए, है ना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दुर्लभ का सुलभ और सुलभ का दुर्लभ। यही बुक में दिया गया है। देख के लगता है कि दुर्लभ का सुलभ हो सकता है, लेकिन यही असंगत है, बताया जा रहा है एनसीईआरटी के तथ्य पर। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक आपका गंगा नहीं होगा। गंगा नहीं होगा क्यों? क्योंकि गंगा क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक है ना, प्रॉपर नाउन है। तो आपका यहाँ पर संज्ञा कौन हो जाएगा? गंगा नहीं होगा। राम भी अगर व्यक्तिवाचक है, काशी व्यक्तिवाचक है, तो सही आंसर क्या है कि गंगा नहीं। नदी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इंद्र का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये जो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है मनोज, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अदरवाइज सभी पुरंदर, सुरेंद्र, सुरुपति ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। सोने पे सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, और अच्छा हो जाना, दैट इज सोने पर सुहागा हो गया। 138 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 39 कह रहा निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नराधम जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है शुद्ध शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द ढूंढिए। इसमें से अशुद्ध कौन है? तो इसमें से अशुद्ध कौन है? सीधा साधा जो वर्ड है यही अशुद्ध है। ऑप्शन ए, बाकी सब सही है। अब पार्ट 5 आता है जिसमें इंग्लिश है। चूज द कनेक्टर विच कैन करेक्टली कंबाइन द टू गिवन सेंटेंस टू फॉर्म वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, दो दिया है और आपको कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स वाला फाइंड आउट करना है। तो जैसे दिया है यू कैन बोरो द बुक, यू हैव टू रिटर्न इट टुमारो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, अनलेस यू हैव टू रिटर्न इट टुमारो। सेकंड में चलेंगे, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगला कह रहा है कि लता विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, इसमें सेंटेंस फाइंड आउट करना है। लता, लता गोइंग टू, तो लता गोइंग टू क्या हो जाएगा आपका? टुमारो जाएगी, आज नहीं जाएगी। कब जाएगी वो? कल जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट है कहीं पे, तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, यस 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा। जाएगी और कब जा रही है? कल जा रही है, गोइंग टू। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। थर्ड है चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज। माई फादर शैल राइट मी अ लेटर। तो माई फादर शैल इसका क्या कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सेकंड देखिए, अ लेटर विल बी रिटर्न टू मी बाई माई फादर। ठीक है, अ लेटर विल बी रिटर्न टू मी बाई माई फादर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। 143 का सेकंड हो जाएगा। 44 कह रहा है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस।
राम नोज दैट ललित इज गोइंग टू हेल्प मी। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्लॉज है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका देख रहे हो कि आपका बनेगा ये 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। राम नोज नाउन है, जानता है, नाउन क्लोज हो जाएगा। 45 से 46 में कह रहा चूज द सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और वर्ड्स कैन बी रीअरेंज टू द करेक्ट सेंटेंस। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या है, ढूंढना है कि करेक्ट कौन सा है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। और सेंटेंस क्या बनेगा, सिंस यू बिलीव इट आई से सो। ठीक है, बात करेंगे 46 की। तो इसमें देखिए है फिर उसी तरह से दिया हुआ है जंबल, आपको बताना है करेक्ट आंसर इसमें क्या बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सेंटेंस क्या बनेगा कि दिस टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, ये सेंटेंस इसमें बनेगा। 147 के आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ललित वुड नॉट डू इट इवन इफ यू पेड हिम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। इसमें आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर 147 का। 148 कह रहा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इट नीड्स टू बी डन विथ केयर। तो इसमें नीड्स वाला पार्ट आपको बताना कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है भाई, नीड्स है, जरूरत है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। 49 कह रहा है व्हाट डज ही वांट, क्या चाहता था वो। तो यहाँ पर व्हाट क्या है, व्हाट, व्हाट यहाँ पर सेंटेंस की जगह में है, सब्जेक्ट की जगह में है। तो यहाँ पर आपका व्हाट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, प्रोनाउन। फाइनली 150 क्वेश्चन हम लोगों ने आज इसको देखा है। 150 क्वेश्चन जो 150 नंबर क्वेश्चन है, चूज द पंक्चुएशन मार्क दैट विल रिप्लेस द स्टार मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हाट हैपेंड देन स्टार। सर आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इसके बाद क्या होगा, कौन सा कॉलम लगेगा। तो आपका लग जाएगा ऑप्शन 1, यहाँ पर लगेगा सेमी कॉलम। ठीक है, कौन सा कॉलम लगेगा, सेमी कॉलम लगेगा। हम लोगों ने टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चंस को डील किया है। पूरा का पूरा ये एक क्वेश्चन पेपर था, ये 2023 का था। पूरा ओवरऑल व्यू आप ले सकते हैं। इसमें ग्रामर का लेवल थोड़ा हाई है, हाई इन द सेंस कि जंबल बहुत तरह से फंसाया है, पढ़कर आपको उसको सही सीक्वेंस में बिठाकर पर्टिकुलर मीनिंग बनाना होगा। और उसके बाद ये आपका नाउन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, तो क्लॉज वाला थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग की जो आपका इंग्लिश का ग्रामर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हायर जा रहा है। इसमें अंडरलाइन एक्सप्रेशन जो फॉलो करवा रहा है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो ढूंढवा रहा है, तो ये सब थोड़ा सा इसका थोड़ा लेवल है, तो आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। एकदम आप लोग कल जाइए अपने एग्ज़ाम को एकदम बहुत ही अच्छी तरह से क्रैक करके आइए एकदम। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अपने एग्ज़ाम में जितना अच्छा करिएगा और अपने लिए EMRS में एक सीट इंश्योर करिए। इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेष के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल का एग्ज़ाम अच्छा करिए। जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।